जी। दर्शकों, 1-1 स्कूप में आज हमारे साथ एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट विलास सोनवने जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज सेवाग्राम आश्रम में वो मानवाधिकार की जद्दोजहद के लिए जमा हुए हैं, जहां पर जो है महाराष्ट्र से बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जमा हुए हैं जो देखते हैं कि देश में जो मूलभूत अधिकार इंसान को इस देश के संविधान में दिए हैं, जिसके लिए संघर्ष किया है देश के निर्माणकर्ताओं ने। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज वो किस मकसद के तहत यहाँ जमा है। सबसे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहूँगा मैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन राइट्स का दायरा, मतलब आज बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने का दावा करने वाली। अभी कल ही की बात है कि मैंने एक बोर्ड देखा एक गाड़ी के ऊपर, फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन। मेरा ताज्जुब हो गया, यार ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने वाला कार्यकर्ता फॉर्च्यूनर गाड़ी में क्या कर रहा है। तो मैंने ऐसे झांक के देखा गाड़ी के अंदर, तो पूरा 1-2 बटन खुले हुए थे और 10-20 किलो सोना लदा हुआ था। तो इस प्रकार की बातें हो रही है जिसमें ह्यूमन राइट्स का जो असली मुद्दे हैं वो सारे दब गए। ह्यूमन राइट्स भी बहुत सारे धंधों की तरह से अभी एक धंधा हो गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग इसको रोकना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का सवाल ये धंधा करने का सवाल नहीं है, ये मांडवली करने का सवाल नहीं है, ये पुलिस के साथ मिलके कुछ चक्कर चलाने का सवाल नहीं है। ह्यूमन राइट्स का सवाल, मानवीय अधिकार का सवाल और भी बहुत, उसका दायरा बहुत गहरा है और बहुत बड़ा है। उसमें क्या क्या चीज आती है। जब ह्यूमन राइट्स, जब गांधी जी के समय में जब बात आई, गांधी जी के समय जब बात आई तो बहुत सीधी बात थी कि रूस में क्रांति हो चुकी थी और ब्रिटिश सरमाया जो है वो डरा हुआ था। तो उसके वो एक काल है, टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम में गांधी आए और जिन्होंने मजबूर कर दिया, उस डर को बहुत अच्छी तरह से भुनाया और ब्रिटिश शासन को और पूरी दुनिया भर के सरमाएदारों को एक मानवीय चेहरा, मास्क ही कहिए वो, लेकिन मास्क धारण करने के लिए गांधी ने मजबूर कर दिया। और उसी फ्रेम में उन्होंने अंबेडकर के लिए भी एक एजेंडा सेट कर दिया क्या, और अंबेडकर को वो सपोर्ट करते रहे। बहुत सारी गलतफहमी है इस बात को लेके, लेकिन आज वो सब स्थिति नहीं है। आज सरमादारों के सामने दुनिया भर में कोई दहशत नहीं है और उनको ऐसे लग रहा है कि हम तो पूरी पृथ्वी को ही अब खरीद लेंगे। हर चीज जो है बाजार बना दिया उन्होंने। अब ये बाजार बनाने से पूरे विश्व का ही अस्तित्व संकट में आ गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का इस मानव अधिकारों के ऊपर क्या असर पड़ा होगा? ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ने पूरे मानव अधिकार का सवाल जो कल तक कानून के दायरे में था, मतलब कल तक सवाल कैसे था, जैसे पीयूसीएल आपका संगठन जस्टिस तारकुंडे ने बनाया, जिसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और कानून के लोग उसमें शामिल हुए। तो उस वक्त दायरा क्या था कि भाई आप शहरी हो इस देश के और पुलिस आपको उठा के ले जाती है और कानून के अनुसार आपको 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। वो नहीं कर रही है, आपको बिना वजह मार रही है। तो आग्रह यह था कि कानून के दायरे में सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज मेरा पानी छीन लेते, आप बोतल में पानी मिल रहा है और स्टेशन में नल को पानी नहीं है। अब ये मेरा एक शहरी होने के नाते मेरा अधिकार है कि पानी मुझे मिलना ही चाहिए। बोतल में 15 रुपए में पानी बिकने के लिए तैयार है, लेकिन नल को पानी नहीं है। इसमें जो हनन हो रहा है, अब ये प्राइवेटाइजेशन है पानी का। तो पानी को आपने मनुष्य के जरूरत की चीज के बजाय आपने उसको एक बिकने वाली चीज बना दिया। आपके पास पैसे है तो पानी मिलेगा, पैसे नहीं है पानी नहीं मिलेगा।
ये तो आपने पानी की बात की, जैसे आपने पुलिस की इनजस्टिस की बात की, तो बहुत से ऐसे कमीशंस हैं जो इस बात को सामने रख चुके हैं कि जो ये व्यवस्था है हमारी, ये अंडर ट्रायल्स में कोई मुजरिम हो या फिर फेक एनकाउंटर्स हो या ऐसी बहुत से वाक़े हों, तो इसमें जो है मानवाधिकार जो है देश के जो कार्यकर्ता हैं वो इन व्यवस्था के सामने काम क्यों नहीं कर पाते? क्या उनके पास हमारी सरकारों ने इतनी ताकत नहीं दी है या फिर जो है वो सक्षम नहीं है? देखिए, इसलिए मैंने पहले जो बात कही कि कल मैंने जो फॉर्च्यूनर गाड़ी देखी और उसमें ह्यूमन राइट्स का झंडा देखा और 10-20 किलो सोना पहना हुआ आदमी देखा, तो ये कैसे बनता है? कैसे बनता कैसे है? मतलब इस व्यवस्था में अगर आप ह्यूमन राइट को भी, जैसे पानी को एक कमोडिटी बना दिया है, वैसे ह्यूमन राइट और सिविल लिबर्टी को भी आपने एक कमोडिटी बना दिया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीद सकते हो, ह्यूमन राइट्स भी खरीद सकते हो, और सिविल लिबर्टी भी खरीद सकते हो, लेकिन पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं खरीद सकते। अंडर ट्रायल्स कौन है? जिसके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास पुलिस को घूस देने के लिए पैसा नहीं है। पुलिस किसको भी उठा के ले जाती है, और आईपीसी कहता है कि इंडियन पिनल कोड कहता है कि आप साबित करो कि आप गुनहगार नहीं हो। कल तक कानून क्या था कि आपने अगर मुझे पुलिस होने के नाते पकड़ा तो ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप साबित करो कि मैं गुनहगार हूँ। अब मुझे साबित करना है कि मैं गुनहगार हूँ, नहीं हूँ। अब इसमें पूरी गड़बड़ है। हाँ, और उसमें ये जो गड़बड़ कर रही है, तो उसमें वो तबका जो कानून खरीद नहीं सकता, कोर्ट में जा नहीं सकता, पुलिस को घूस दे नहीं सकता, वो सब अंडर ट्रायल बन जाता है। वो स्लेव बन जाता है पूरी तरह से। तो इन्हें हम कैसे निजात दिलाएंगे? उन लोगों को कैसे इंसाफ दिला पाएंगे? इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जैसे अम्बेडकर ने कहा कि गुलाम को पहले ये महसूस तो हो कि वो गुलाम है। तो सबसे पहली सीढ़ी जो है हमारी वो ये है कि हम लोग महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि इशू क्या है, सवाल क्या है। गुलाम को कम से कम मालूम तो हो कि उसकी गुलामी की वजह क्या है, पहले उसको महसूस हो। दूसरी बात यह है कि उसको मालूम हो कि उसकी गुलामी की वजह क्या है, तो उसमें वो अपने आप खोजना शुरू करेगा ना कि रास्ता क्या है। कुछ रास्ते हम भी बताएंगे जो कानून के दायरे के अंदर आते हैं, कुछ रास्ते हम भी बताएंगे। आपकी क्या भूमिका होगी मानवाधिकारों के संघर्ष के लिए? आप जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं उसकी क्या भूमिका होगी देश में? देश के पैमाने पर अभी तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्र को केंद्र बनाया और वहां आ गए जहां से मानव अधिकार की लड़ाई इस देश में शुरू हुई, सेवाग्राम में। यहीं से शुरू हुई थी। गांधी जी को अगर फर्स्ट क्लास के डिब्बे से अंग्रेज बाहर नहीं फेंक देते और वो अड़ नहीं जाते कि मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला है और मुझे वहां बैठना मेरा अधिकार है, ये लड़ाई थी। तो हम भी वही कह रहे हैं ना कि मैं आदमी हूँ और इस देश का कानून ये कहता है कि मुझे पानी मिलना चाहिए, मुझे खाना मिलना चाहिए, मेरी देखभाल हो। मैं अगर बीमार हूँ तो मुझे अस्पताल में दवाइयाँ मिलनी चाहिए, मुझे डॉक्टर मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मैं सब अगर ये खरीद सकता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे मनुष्य होने के नाते ये मिलना चाहिए। मेरी खरीदने की क्षमता है कि नहीं है वो अलग बात है। उसका मेरी बेसिक एज ए ह्यूमन बीइंग जिंदा रहने के लिए मेरी खरीदने की ताकत का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। जी, जो हमारा जो राजनेता है वो अपने राज्यों में जो मानवाधिकार आयोग है, जो कमीशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स के, उसको वो ताकत नहीं दे पाते, या फिर ये क्या वजह इसकी हो सकती है? देना नहीं चाहते। क्या अब ये लोकपाल को लेके इतना बवाल हो रहा है। गुजरात में अभी अपॉइंट हुआ। हाँ, गुजरात में लोकपाल अभी तक था ही नहीं, जो था उसके खिलाफ चक्कर चल रहे थे। हाँ, तो उनकी कथनी और करनी, किसी भी पार्टी का नाम नहीं हम लोग लेना नहीं चाहते क्योंकि उसमें हम लोग उलझना नहीं चाहते, लेकिन सबकी करनी और कथनी में क्या फर्क है? इसमें बहुत फर्क है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए तो हमारे जैसे लोगों को अलग से संगठन बनाने पड़ते हैं। अगर राज्य के संगठन अगर काम करते
तो महाराष्ट्र में जो अंडर ट्रायल्स, कम से कम उतनी ही बात ले लो कि जेलों में जो रहने के लिए जगह नहीं है और ठूस ठूस के अंडर ट्रायल भर रहे रोज, तो वो नौबत ही नहीं आती। जी जी, आपसे एक बात, आखिरी बात ही पूछना चाहूँगा कि जैसे गांधी जी ने नारा दिया था कि चलो गांव की तरफ, हम विकास जो है गांव से शुरू करें, विलेज से शुरू करें। हम देखते हैं कि शहरीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा, तो इससे बुनियादी जो हुकूक है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उस पर क्या असर पड़ता है? और दर्शकों को ये भी बताइए कि गाँव के लोगों के और शहरों के किस तरह के मानवाधिकार मतलब हो सकते हैं जो वो ले नहीं पाते, उन्हें कैसे लेना चाहिए? ऐसा है कि इस जो लोग इस व्यवस्था को चलाते हैं, उन्होंने लोगों के सामने विकास का ऐसा भूलभुलैया तैयार करके रखा है कि ये जो टीवी नाम का डिब्बा आप चलाते हो, जी, है ना, जी, तो आप तो अच्छा काम कर रहे हो, जी, लेकिन सारी सीरियल्स देख लीजिए किसी भी भाषा में, ये तो पूरा मार्केटिंग है। वो सीरियल देखने वाली हर लड़की चाहती है कि मैं वैसे दिखूं, वो हर लड़का चाहता है कि मैं वैसे दिखूं। अब उसकी कीमत कुछ भी देनी पड़े, है ना। तो ये नुमाइश की जो मार्केटिंग है, जी, वो नुमाइश कल तक ये था कि अगर बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो माँ पूछती थी किसने सिखाया तेरे को। अब वो ये सवाल पूछने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि वही माँ अपने बच्चे को साथ में लेके वही टीवी सीरियल देखती है, वही फिल्म देखती है जो मार्केटिंग करती है नुमाइश की, है ना। और उसके भी मन में वही होता है जो बच्चे के मन में है। तो वो माँ के पास अब मॉरल राइट नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है ये बच्चा हुआ कि वो बच्चे को डांटे। अब सारी चीज को बाजार बना दिया है। अब सारी सोसाइटी को आप अगर बाजार बना दोगे, तो गांधी जी का यहाँ रोल कहाँ है? गांधी जी के समय में कम से कम समाज में एक नैतिकता थी। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी ने ये सारी नैतिकता का सवाल ही खत्म कर दिया। तो हमारी लिए जो है सवाल और जटिल बन गया। आपने जो बात की, बाजारवाद की बात की आपने, तो खासतौर से मीडिया पे जो कटाक्ष आपने किया, उसमें हम खासतौर से देखते कि मीडिया ट्रायल, एक मिनट मीडिया मैंने ट्रायल, मीडिया के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया। मीडिया के बाजारवाद के ऊपर जो कटाक्ष हो सकता है और जायज भी है, और उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया ट्रायल जो होते हैं, आप कहाँ तक समझते हैं कि मीडिया जो ट्रायल है, जैसे हमारे यहाँ 3 सिस्टम है, जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है, अलग अलग सिस्टम है, उसमें मीडिया का जो चौथा स्तंभ है वो खुद ट्रायल चलाता है, तो ये मीडिया ट्रायल मानव अधिकारों का कहाँ तक उल्लंघन करता है? नहीं, मीडिया ट्रायल मानव अधिकारों का पूरी तरह से हनन करता है। भाई, पुलिस ने, एक हादसा हो गया, पुलिस ने एक किसी को डाउट है करके पकड़ा, अभी तक पुलिस को पता नहीं है कि ये आदमी है कौन। मीडिया बताना शुरू कर देती है कि ये इंडियन मुजाहिदीन है, ये फलाना है और क्या है। तो मीडिया को ये नैतिक सवाल होना चाहिए मीडिया के पास कि आप किस बेबुनियाद, जिस बेबुनियाद तरीके से ये ट्रायल चलाते हो, इसका मतलब आपने पहले तय करके रखा है कि किसको आरोपी घोषित करना है, और उस व्यक्ति को आप आरोपी नहीं करते। वो व्यक्ति जिस समाज का होता है पूरे समाज को आप आरोपी बना देते हो। फिर मीडिया ये कहेगी कि सारे मुसलमान तो बुरे नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी। अरे, आप ही उनको आतंकवादी करके पेश करते हो, और आतंकवादी करके पेश करने के बाद में आप ही बोलते हो। तो ये आप एक कैंपेन चला रहे हो, आप मीडिया का काम नहीं कर रहा। मीडिया का कल भी काम था, अंग्रेजों के जमाने में भी सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का असं टिळकांनी लिहिलं ना अग्रलेख, तो तुम्ही लिहित नाही आता। तुम्ही मीडिया, तुम्ही स्वतःच जज आहात, तुम्ही स्वतःच वकील आहात, तुम्ही स्वतःच फिर्यादी आहात, आणि आरोपीला शिक्षा देऊनही मोकळे होतात तुम्ही। जी, बहुत बहुत तो ये शुक्रिया। गलत है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 120 स्कूप से आपने बात की, फिर किसी समय किसी वक्त आपसे फिर बात करेंगे। दोस्तों, आप देखते रहिए 120 स्कूप, फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।